गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। चलो चलो फटाफट ज्वाइन करो सेशन को, लाइव सेशन को। हम लोग कवर करेंगे द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज 27 अप्रैल 2023 है, तो आज के दिन की एनालिसिस न्यूज़पेपर की हम लोग कवर करेंगे, प्लस एडिटोरियल। ठीक है, चलो। तो देखो, पहले पेज की न्यूज में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही एक छोटी सी न्यूज है। इसको हालांकि कंटिन्यू किया गया है, ये पेज नंबर 13 में हम लोग कवर करेंगे। ये कहा जा रहा है कि राइट टू मैरी जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब 100% राइट जो है वो नहीं है। अभी बहुत वो चल रहा है ना सेम सेक्स मैरिज को लेकर, जो इश्यूज, जो मुद्दे जो चल रहे हैं सेम सेक्स मैरिज को लेकर, तो उसी से रिलेटेड ये पर्टिकुलर टॉपिक था। फिर नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रही है वो सूडान वाली न्यूज, जिसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं। अभी सूडान के अंदर पॉलिटिक्स क्राइसिस चल रहा है और जिसके कारण से आर्म्ड स्ट्रगल जो है वो हम लोग को वहां पर देखने को मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, राइट। तो उसके कारण काफी सारे इंडियंस है वो फंसे हुए हैं वहां पर। तो उसके लिए ऑपरेशन कौन सा है, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कौन सा ऑपरेशन है हमारा? सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन गया हुआ है? सूडान से इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए कौन सा ऑपरेशन है? जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी फटाफट। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब निगम, बिल्कुल सही जवाब रविंद्र, वेरी गुड। फिर देखो, ये चाइना जो है वो यूक्रेन से बोल रहा है कि भैया शांति जो है वो करो, राइट। तो ये अपने लिए काम का कोई टॉपिक नहीं है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये एडिटोरियल के अंदर कवर किया हुआ है। हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी जी का जो है ये आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है, हम इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, ये हमारे लिए काम की जो है वो नहीं है। और अभी बहुत खतरनाक घटना हुई है, बताया जा रहा है कि 2 सालों में सबसे बड़ा अटैक अभी तक का छत्तीसगढ़ के अंदर जो है ये मॉइस्ट का हम लोग को देखने को मिला। काफी बड़ा ये अटैक था। इसमें बताया गया था कि वो आईईडी थे वहां पर, राइट, और काफी बड़ा अटैक था, राइट। 50 किलो के एक्सप्लोजिव के साथ आईईडी हम लोग को देखने को मिला, खतरनाक जो है वो ब्लास्ट हुआ है, राइट। तो ये एक छोटी सी न्यूज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मन की बात वगैरह से रिलेटेड न्यूज, ये पॉलिटिकल न्यूज हमारे लिए काम की नहीं है। अभी आपको पता है कि अभी वेस्ट बंगाल के अंदर एक पुलिस स्टेशन पर जो है वो आग लगा दी थी। तो ममता बनर्जी ने कहा है, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की, कि जिन्होंने जो है वो ये आग लगाई है पुलिस स्टेशन पर, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर दी जाए, अटैच कर दी जाए उनकी प्रॉपर्टी। फिर अभी आपको पता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया। तो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, जो आईटी रूल्स 2021 के नाम से जिन रूल्स को हम लोग जानते हैं, तो आपको इसके बारे में जो है पता है कि इस पर्टिकुलर रूल्स के तहत जो है वो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कंपनीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, उनको अपना एक ग्रेवियंस ऑफिसर जो है बिठाना पड़ेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर देख रहा है कि ऑनलाइन, कि हाँ यार, कि ऑनलाइन किसी कंटेंट जो है वो आपत्तिजनक है, तो वो उस ग्रेवियंस ऑफिसर को जो है वो शिकायत कर सके, राइट। तो बट कुछ प्लेटफॉर्म ने जो है अपने ग्रेवियंस ऑफिसर को जो है वो नहीं बिठाया हुआ है, तो इसके लिए जो है वो लगातार सरकार की तरफ से नोटिस जो है वो जा रहा है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को। अब मुद्दा ये है, इशू ये है कि बताया ये भी गया है कि 2 हाई कोर्ट जो है उन्होंने आईटी रूल्स के ऊपर स्टे लगा दिया है, राइट, कि अभी आईटी रूल्स को जो है वो रोका जाए, इसको और जो है वो देखा जाए, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू जो है वो करेंगे। तो ये एक मुद्दा चल रहा है कि स्टे भी लग गया है, उसके बावजूद भी जो है वो, यानी कि कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसके बावजूद भी जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उनको लगातार अपने कंटेंट के लिए जो है वो प्रेशर जो है वो बन रहा है उनके ऊपर। एनीवेज, एक छोटी सी अपडेट थी आईटी रूल्स के बारे में, इसमें आपको मेनली जो है वो पता होना चाहिए। बाकी ये पॉलिटिकल न्यूज वगैरह हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, हमारे लिए काम की जो है वो न्यूज नहीं है, राइट। ठीक है, आगे की तरफ जब हम लोग आगे बढ़े तो अगेन ये देखो, अभी आपको ये शायद न्यूज पता होगी, केजरीवाल जी के घर का रेनोवेशन 45 करोड़ रुपए में हो रहा है, 45 करोड़, राइट। मेरे ख्याल से ये वही केजरीवाल है ना कि जो स्टार्टिंग में जो है वो बोलते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, वैगनार से घूमते थे। आई थिंक सत्ता है भाई, सत्ता में जब व्यक्ति आता है तो उसके फिर जलवे अलग हो जाते हैं, कुछ समय के बाद रंग रूप अलग हो जाता है। जब आप नए नए सर्विस में जाओगे, जब आप आईएएस आईपीएस बनोगे, नए नए सर्विस में जाओगे, एकदम जोश रहेगा कि हम तो कड़क हैं, हम तो कड़क हैं। तो देखना, 31 साल के बाद सिस्टम में खुद ही मिल जाओगे। होता ही है, काफी कम ही लोग जो है वो निकल पाते हैं कि जो सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो चले जाते हैं, या सिस्टम को जो है वो हिलाने की दम रखते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो ऐसी दम रखता है तो ये भी रहता है कि उसको जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ज्यादातर वही लोग कर पाते हैं कि जिनको अपनी फैमिली का कोई डर नहीं होता, फैमिली का डर मतलब खोने का, क्योंकि बहुत सारे धमकियां जो है वो मिलती हैं। अब देखो, ये
वही है, अखिलेश वर्सेस योगी का इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ये प्रॉपर्टी अटैच करती है, उससे रिलेटेड न्यूज थी। तो ये सब चीजें हमारे लिए जो है वो काम की नहीं है, ये सब न्यूज। ये न्यूज जो है वो एक छोटी सी है कि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। अभी बताया जा रहा है कि जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जो है वो ब्लॉक कर दिया। प्रोटेस्टर की डिमांड जो है वो ये है कि 12% कोटा जो है वो ओबीसी कैटेगरी को जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं कई बार आप लोगों से पूछ चुका हूँ कि 50% जो कोटा है, 50% कोटा लिमिट जो है रिजर्वेशन की, वो किस केस में जो है वो सेट की गई थी? क्वेश्चन है, रिपीट करता हूँ, 50% कोटा लिमिट जो है वो किस केस में जो है वो सेट की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो लिखकर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो अलग से, जिनको नहीं पता आंसर कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखना, या डिस्कशन ग्रुप में हमारे टेलीग्राम के इसके आंसर को जो है वो लिखिएगा। बाकी ये सब न्यूज जो है वो हमारे लिए जो है वो काम की नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे है, दलाई लामा जी को जो है वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो मिला था 1959 में, बट एक्चुअली इन्होंने इन पर्सन जो है वो उस समय रिसीव नहीं किया था। बताया जाता है कि इनके ब्रदर ने जो है वो रिसीव किया था, बट अभी रिसेंटली दलाई लामा को जो इतने साल पुराना अवार्ड जो है वो मिला था, वो अभी उन्होंने रिसीव जो है वो किया है, राइट? तो रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। मतलब मैं आपको कुछ नोट्स जो है वो लिखवा देता हूँ रेमन मैग्सेसे से रिलेटेड। लिख लो, क्योंकि जो चीज मैं बताते आऊंगा उसको लिखते भी चलना। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। अभी दलाई लामा को जो है वो इन पर्सन जो है ये अवार्ड मिला है, क्योंकि क्या होता है, इस प्रकार की चीजें जो होती है ना वो अक्सर न्यूज में जो है वो पूछ ली जाती हैं। तो आपको बिल्कुल जो है वो तरीके से रेडी रहना है। इस प्रकार के मतलब न्यूज में जो चीजें आती हैं तो प्रीलिम्स वगैरह में जो है वो अक्सर आ जाती है। स्टेट पीएससी भी जो है वो उसको अक्सर जो है वो पूछती है। तो 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया। कब किया गया? रिपीट करो मेरे साथ, 1957 में जो है वो स्टैब्लिश किया गया। इसको एशिया का प्रीमियर प्राइज और हाईएस्ट ऑनर माना जाता है। किसका? एशिया का प्रीमियर प्राइज और हाईएस्ट ऑनर, प्रमुख सम्मान, उच्च सम्मान। रेमन मैग्सेसे के नाम पर इनका नाम रखा गया, जो तीसरे प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। रेमन मैग्सेसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन थे, तो थर्ड प्रेसिडेंट इसके फिलीपींस, PHILIPPINES, फिलीपींस, तीसरे प्रेसिडेंट थे ये फिलीपींस के, याद रखना, रेमन मैग्सेसे। और 2009 तक ये अवार्ड जो है वो 5 कैटेगरी में मिलता था। टिल 2009 5 कैटेगरीज में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता था। कौन सी ये 5 कैटेगरीज हैं वो भी पता होना चाहिए, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, राइट? तो ये 5 कैटेगरीज जो हम लोग को देखने को मिलती थी, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, फिर कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशंस, आर्ट्स। फिर बाद में जाकर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि और भी चीजों को जो है वो शामिल कर लिया गया, जैसे कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल पीस, इस प्रकार की चीजों को बाद में जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, बस ये चीज जो है वो आप थोड़ी सी ध्यान में जो है वो रखिएगा। इसका रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन होता है, इसका एक फाउंडेशन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, जो सिलेक्ट करता है बेसिकली इन एरियाज में जो भी लोग जो है वो सबसे बेहतर परफॉर्म करते हैं, राइट? तो उनको रिकॉग्नाइज करता है। बस इतनी चीजें बस आपको थोड़ी सी ध्यान में जो है वो रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये सब ब्लैकमेलिंग वाली ये सब न्यूज अपने लिए काम की नहीं है, राइट?
ये भी पॉलिटिकल न्यूज वगैरह हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ESZ, इको सेंसिटिव जोन। क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के थ्रू जो है ये चीज कह दी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के थ्रू जो है ये मैंडेटरी कर दिया है। क्या? ये एक मैंडेटरी कर दिया है कि इको सेंसिटिव जोन जो होंगे वो मिनिमम 1 किलोमीटर का होगा, मतलब कि जहां पर भी कोई भी जंगल है, कोई भी नेशनल पार्क है, राइट, और कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बेसिकली 1 किलोमीटर के दायरे पर इको सेंसिटिव जोन होगा। मतलब कि ये 1 किलोमीटर वाली जो रेंज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, तो इस 1 किलोमीटर की रेंज में जो है वो कोई भी अगर चीजें होती हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो उसके लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल जो है वो लेना पड़ेगा, राइट। और एक और चीज कि ये तो बफर जोन टाइप का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, इस पर इतनी आसानी से परमिशन नहीं मिलती है। और प्लस फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क के 1 किलोमीटर वाले एरिया पर हम लोग को जो देखने को मिलेगा कि 1 किलोमीटर के एरिया पर कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी माइनिंग एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी। तो ये फैक्ट है अभी लेटेस्ट वाला, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1 किलोमीटर जरूर ध्यान में रखिएगा बस। ठीक है, अब मतलब अभी ये टॉपिक उतना कुछ खास नहीं है, बट ये चीज ध्यान में रखना, कला क्षेत्र फाउंडेशन, कला क्षेत्र फाउंडेशन, राइट, कला क्षेत्र फाउंडेशन, मद्रास ने इस फाउंडेशन को जो है वो कहा है कि आप पॉलिसी बनाइए सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट। तो ये बाई चांस प्रीलिम्स पे आएगा, तो ये कला क्षेत्र फाउंडेशन थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, वैसे नहीं पूछेंगे ये लोग। अब देखो, ये महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एक हम लोग को देखने को मिलता है, एक कोर्ट है, महानदी रिवर जो आपको पता है, तो उस रिवर का जो है वो डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आपको 2 स्टेट्स पता होना चाहिए, एक छत्तीसगढ़ और एक ओडिशा, इनके बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि डिस्प्यूट जो है वो लगातार चलता है, और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल लाया गया। मेरा आपसे एक सिंपल सा जो है वो सवाल है, पानी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो भी होता है, उस डिस्प्यूट को जो है वो रिजॉल्व करने का किसका काम होता है, यानी कि वो डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करता है। पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं आपको, मैंने पॉलिटी में ये टॉपिक जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जो भी स्टूडेंट जनरल स्टडीज बैच में है या हमारे पॉलिटी के बैच में, तो आपको इसका आंसर जो है वो पता होगा। बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्राइब्यूनल जो है वो बनाती है। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की। जनरली क्या होता है कि लोग सुप्रीम कोर्ट मार्क करके आ जाते हैं, तो पानी से रिलेटेड इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जितने भी होंगे, जितने भी विवाद होगा, अंतरराज्यीय नदी विवाद जितना भी होगा, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी एक ट्राइब्यूनल बनवाकर, यानी कि कोर्ट बनवाकर। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान में रखिएगा। ये अक्सर एग्जामिनेशन में इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं। एक कॉमेडियन है, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ममू कोया, तो इनका भी निधन हुआ है। कभी कभी स्टेट PSC वगैरह जो है वो पूछ लेती है। इंटरनेशनल सीट सेलिब्रेशन हम लोग को जो है वो तेलंगाना में देखने को मिला, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक यूके में बसा हुआ एक इंडियन सिटीजन है, तो उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने डेटा की जो है वो चोरी करी है, डेटा थेफ्ट में वो इन्वॉल्व है। तो ये वाली टॉपिक पे अभी के लिए हमारे लिए काम करी। देखो, एक पुलिस वाले ने जो है वो आम की चोरी करी और उसको सर्विस से जो है वो रिमूव कर दिया। पुलिस ऑफिसर आम की, ये GS पेपर 4 आपका एक टास्क है, टेलीग्राम पर जो है वो उसका 120 वर्ड में जो है आंसर लिखना। 120 वर्ड में मेरा क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है यही हेडलाइन कि मैंगो थेफ्ट पुलिस ऑफिसर रिमूव फ्रॉम सर्विस, कमेंट। ये क्वेश्चन है मेरा, ये स्टेटमेंट मैंने दे दिया, उसके आगे लिख दिया कमेंट 120 वर्ड। क्या लिखोगे आप, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो आप टेलीग्राम का जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, लिखकर जो है वो इसको भेजिएगा। सोचिए, पुलिस वाले ने आम की चोरी करी है, कुछ और चुरा लेते तो अच्छा रहता, कम से कम थोड़ा रहता। आम की चोरी, अब देखो 2-3 चीजें होती हैं कई केस में। अब आप बोलोगे आम की चोरी कर रहा है मतलब मजबूर होगा, ब्यूरोक्रेट्स कभी मजबूर होते ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और जो लोग सर्विस में घुस जाते हैं और उसके बाद इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, करप्शन और ये सब चीजें, चोरी, ये वो चीजें, ऑब्वियस सी बात है कि समथिंग इज रॉन्ग साइकोलॉजिकली विद देम। देयर आर मेनी थिंग्स, बट एक चीज हमेशा ध्यान रहे, एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ,
आप भी इसी सर्विस का हिस्सा बनने वाले हो आने वाले समय में, आप भी सिविल सर्वेंट ही बनोगे, तो एकदम ज्यादा क्रिटिसाइज मत करना कुछ चीजों को। एक्शन लिया गया है सर्विस से उसको हटाने का, रिमूव करने का, तो रिमूव करने का एक्शन जस्टिफाइबल है कि नहीं है आम की चोरी के लिए, मैं ये सुनना चाहता हूं आपके आंसर में, यानी ये पढ़ना चाहता हूं, ये लिखिए। अब देखो हाई कोर्ट ने ये ध्यान में रखना, ट्रिपल टेस्ट, क्वेश्चन ये बनेगा कि अभी रिसेंटली जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक ट्रिपल टेस्ट जो है वो लेकर आई थी, वो किस केस से रिलेटेड था, वो सरोगेसी केस से रिलेटेड था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। क्या ध्यान में रखोगे, कर्नाटक की हाई कोर्ट जो है वो अभी एक ट्रिपल टेस्ट लेकर आई है, वो किस केस से रिलेटेड था, सरोगेसी केस से रिलेटेड है। इन्होंने बोला है ट्रिपल टेस्ट में कि जो फादर है, यानी कि सरोगेसी तो समझते होगे ना, सरोगेसी के थ्रू बच्चे जो है वो होते हैं, जो फादर है उनको जेनेटिक टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और इकोनॉमिक टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, और अगर आप इस फादर इन 3 टेस्ट में जो है वो अगर पास हो जाएंगे तब अलाउ कर दिया जाएगा कि वो सरोगेसी के थ्रू जो है वो एक वो बन सकते हैं, फादर बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी क्या होती है, कोई बताएगा? अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2 प्रकार की सरोगेसी होती है, एक होती है कमर्शियल और एक होती है अल्ट्रूस्टिक। कमर्शियल मतलब कि वही पैसा जो हमारे यहाँ बैन है, राइट, इसको हमने प्रोहिबिट करके रखा है, बैन करके रखा हुआ है, ठीक है, कि कमर्शियल सरोगेसी हमारे यहाँ नहीं होती, बट अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी को हमने जो है वो अलाउ किया हुआ है। दैट मीन्स कि सरोगेट मदर जो होंगी, राइट, जो भी सरोगेसी जो है वो करवा रही हैं, जो अपना वुम जो है वो उसमें बेबी को जो है वो रखती हैं, तो इनको अलग से कोई भी कमर्शियल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम इनका हेल्थ पे जो भी खर्चा आएगा, मेडिकल बिल्स पर जो भी खर्चा आएगा, बस उसके अलावा जो है वो और कोई इनको अलग से पैसे जो है वो नहीं दिए जाएंगे। एक प्रोविजन ये भी कहता है कि जो भी सरोगेसी कराते हैं, तो जो बायोलॉजिकल मदर जो होंगी उन्हीं के क्लोज रिलेटिव होने चाहिए, यानी कि उनके ब्लड रिलेटिव जो है वो होने चाहिए, कोई ना कोई, यानी कि फैमिली मेंबर जो है वो होना चाहिए सरोगेसी वाला, कोई बाहर का थर्ड पार्टी, थर्ड व्यक्ति जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये वाला फैक्ट थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिए कि ये इंपॉर्टेंट है, राइट, सरोगेसी से रिलेटेड, जो आपको ध्यान में रखना है। और अपने पास एक बिल भी है जिसको आपको ध्यान में रखना है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2001, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कानून के थ्रू ये भी कहा गया है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना कि कोई अगर व्यक्ति 55 साल से ऊपर का है, मैन, कोई मैन 55 साल से, मैन स्पेसिफिकली मैन लिखा है कि 55 साल से ऊपर का है, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो सरोगेसी के थ्रू जो है वो एक चाइल्ड ले सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को देखने को मिल ही रहा है, ये पॉलिटिकल न्यूज वगैरह हमारे लिए जो काम की नहीं है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह था वो भी हमारे लिए काम करें। अब देखो बहुत ध्यान से, अब जो न्यूज आ रही है हामिद अंसारी जी की, मतलब एडिटोरियल, जिसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, बात ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ। अब ये है आपका पॉलिटी का एडिटोरियल, इसमें काफी सारे पॉलिटी से रिलेटेड आपको फैक्ट्स मिल रहा है। एडिटोरियल का जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, टाइटल, द चैलेंज ऑफ रिवाइविंग अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, तो ब्रदरहुड को रिवाइव करो। तो ये हामिद अंसारी जी जो है वो इस पर जोर डाल रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ब्रदरहुड पर उतना स्ट्रेस नहीं दिया गया जितना देना चाहिए, तो वो इसके बारे में जो है वो एडिटोरियल के अंदर जिक्र कर रहे हैं। तो देखो ये सब पूरे पॉलिटी अभी आपको पूरा याद आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको पॉलिटी की क्लासेस में पूरी चीज पढ़ाई है, ये पूरे फैक्ट्स अभी आपको दिखाई देंगे। देखो लिखा आपके जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं पॉलिटी के आपको, तो उसमें पूरे फैक्ट्स हैं A to Z। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया था किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और आइडिया जो था वो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का किसने रखा, याद करो, हमने M.N. रॉय लिखा था 1934, फिर 1935 उसके नेक्स्ट ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको याद आ रहा हो, है ना। अब ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, 1930 में जो आपके नोट्स है वहां पर ये चीज ऐड कर लो, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी, ऑफिशियल डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और ये लखनऊ सेशन के दौरान हुई थी, और 1936 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया, और मेरे ख्याल से ये लखनऊ सेशन का भी 1936 में अडॉप्ट किया, वो भी शायद लिखा है। और जिस लखनऊ सेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू साहब जो है उन्होंने प्रेसाइड किया था, ठीक है, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। लखनऊ सेशन 1936 मतलब किसके अंडर था, जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर, ये फैक्ट ध्यान में रखना है। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी जो है वो ड्राफ्ट किया, प्रियम्बल में हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है, आपको पता होगा, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, B.R. अम्बेडकर साहब, राइट। तो ये देखो फैक्ट्स हम लोग को यहाँ पर कुछ मिले हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जैसे ही कमेटी का आखिरी दिन जब था 25 नवंबर 1949,
तो उस समय बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है वो कुछ कमियां, कुछ गैप, लेक्यूना, ये वाला टर्म्स वगैरह जो होता है ना, वो भी कई बार लिख लिया करो, लेक्यूना, ये कहीं पर लिखो और उसका रेगुलर बेसिस पर यूज करना शुरू कर दो कि जब आपने मेंस के आंसर लिखोगे तो ऐसे जो रिपीटेड टर्म्स जो आ रहा है ना उसको लिखो। आपको मेंस के आंसर में बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं लिखना है, ऐसे लिखने की भाई सामने वाला जो व्यक्ति कॉपी चेक, थोड़ा प्रोफेशनल भी रहो, तो इसलिए कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स भी जो है वो लिखने हैं जो थोड़े, जैसे कि लेक्यूना मतलब कि गैप। तो क्या बोल रहे हैं अम्बेडकर साहब, मतलब बताया ये क्या है कि इन्होंने जो है वो ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या गैप थे तो उसके बारे में जो है वो बात करी, राइट, बताया। एक मिनट, हाँ, इन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या गैप है, तो इन्होंने यही बोला कि हाँ यार कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ब्रदरहुड, भाईचारा जो है उस पर ज्यादा स्ट्रेस जो है वो नहीं दिया है। फ्रेटर्निटी यानी कि उसका मतलब ये होता है कि सभी इंडियंस जो है वो मतलब एक साथ यूनिटी के साथ रहें, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उसको समझें, राइट, भाईचारा जो है वो बना रहे, राइट। तो इस भाईचारे के सेंस पर जो है वो ज्यादा फोकस जो है वो नहीं किया गया। एंड विदाउट फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी विल नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट। पेंट मतलब कोटिंग करते हैं ना अपन, पेंट के ऊपर जो है वो कोटिंग जो है वो की जाती है चमकाने के लिए उसको, तो बोलते हैं कि फ्रेटर्निटी के बिना ना इक्वलिटी काम आएगी ना लिबर्टी काम आएगी, मतलब कि ना आपको आजादी जो है वो हेल्प करेगी, ना आपको क्या बोलेंगे समानता, कुछ नहीं नजर आएगा। अगर फ्रेटर्निटी नहीं है तो ये दोनों भी जो है वो काम नहीं करने वाली। तो ऑब्वियस ही बात है ना भाई, आप सोचो, ध्यान से सोचो, इक्वलिटी कब होगी, जब एक सेंस होगा फ्रेटर्निटी का, ब्रदरहुड का, भाईचारे का एक सेंस होगा, तभी तो लोग एक साथ यूनाइटेड रहेंगे। लिबर्टी, अब फ्रीडम की जो है बात हो रही है, अगर भाईचारा ही नहीं रहेगा तो कोई किसी को खुश नहीं देखेगा, कोई किसी की आजादी से जो है वो खुश नहीं होगा, है कि नहीं। तो कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है, और इस बात को नोट कर लेना, मेंस मेंस में यूज करोगे आप। एडिटोरियल इज ऑल अबाउट सेंटेंसेस, कि आपको मेंस में यूज करने के सेंटेंस मिल रहे हैं बस, राइट। अंडरस्टैंडिंग तो आपको होती है टॉपिक से रिलेटेड जो हम कर ही लेते हैं, बट एडिटोरियल का फायदा उठाओ, ये सब चीजें अपने पास नोट डाउन करके लिखो, राइट। तो लिखा हुआ इन्होंने बताया कि फ्रेटर्निटी जो है वो मोस्ट फॉरगेटन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया, ना ही इलेक्टोरल प्रोसेस में जिक्र हुआ है ज्यादा। आइडिया जो फ्रेटर्निटी का है वो किससे क्लोजली रिलेटेड है, सोशल सॉलिडेरिटी से। अब सॉलिडेरिटी का जो है वो मतलब क्या होता है, तो बताएगा सॉलिडेरिटी, इसका मीनिंग जो है वो क्या है, सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर। ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि सोसाइटी में एक ग्रुप जो है ग्रुप दूसरे ग्रुप का सपोर्ट करे, और होता क्या है, गुट ही जो होते हैं वो आपस में भिड़ने लगते हैं, राइट, देखने को मिलता है ना आप लोगों को, ये गुट ही आपस में भिड़ने लगते हैं। तो क्या बोला गया है कि फ्रेटर्निटी में मेन जो हम लोग को देखने को मिलता है कि सोशल सॉलिडारिटी होनी चाहिए, यानी कि ग्रुप जो है वो आपस में एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर का हो, एंड विच इज इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश विदाउट पब्लिक एम्पैथी। पब्लिक एम्पैथी, ये टर्म याद रखना, पब्लिक एम्पैथी, इसका मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर। यहां पर फीलिंग्स पर स्ट्रेस डालना, फीलिंग्स, ये एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की कब मदद करेगा, जब फीलिंग जगेगी, सेंस ऑफ फीलिंग, राइट। तो फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बताया जा रहा है कि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस जो हम लोग को देखने को मिल रही है, फ्रेटर्निटी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये प्रियम्बल के अंदर जो है वो एक साथ जो है वो रखी गई, राइट। फिर एक आचार्य कृपलानी जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया चीज जो है उसको पॉइंट आउट किया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो भी कंटेंट हमारे प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलता है वो ना ही सिर्फ लीगल है और पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, बट वो एक मॉरल, स्पिरिचुअल और मिस्टिकल कंटेंट भी है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल कंटेंट, समझ रहे हो। तो ये चीज जो है वो इन्होंने इस चीज को जो है वो हाईलाइट किया कि प्रियम्बल ना ही सिर्फ लीगल और पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, बट मॉरल, स्पिरिचुअल, यानी कि बताता है ना प्रियम्बल कि हमारी कंट्री के बारे में, कि हमारी कंट्री जो है वो किस तरीके की है। जस्टिस, अपन बात करते हैं ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, है ना, ये सब टर्म्स जब मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया तो मैंने आपको स्पेशली इन सब टर्म्स के ऊपर जो है बोला था कि फोकस जो है वो हम लोग को करना है। लिबर्टी ऑफ क्या, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, याद आ रहा है। तो ये सब चीजें, तो ये बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज देखो कितनी बढ़िया एक पॉइंट हम लोग को जो है वो यहाँ पर नजर आया।
देखने को मिला। अब देखिए डेमोक्रेसी जो है वो विल मेड इनटू ऑटोक्रेसी। अगर ऐसे ही चलता रहा, फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी, तो डेमोक्रेसी क्या बन जाएगी? ऑटोक्रेसी बन जाएगी। किसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी? एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जो एक व्यक्ति चलाता है और उसके पास पूरी पावर जो है वो रहती है। एंड इट विल मेड इनटू इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब जो है वो क्या होता है? कोलोनाइजेशन, यानी कि एक दूसरी कंट्री जो है वो दूसरे के ऊपर कब्जा करती है। एंड विल बी मेड इनटू फासिज्म। और फासिज्म का जो है वो मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिकल हम लोग को देखने को मिलती है एंटिटी, यूनिट, राइट। तो ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर डेमोक्रेसी जो होगी वो ऑटोक्रेसी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर बाद में इंपीरियलिज्म, कि आपके पास अगर ब्रदरहुड नहीं होगा तो बाहर से कोई मैसेज भेजकर आपको लड़वाएगा, दंगे करवाएगा। ब्रिटिशर्स ने यही तो किया था ना इंडिया के अंदर आकर। अब आप देखो बंगाल का जो विभाजन हुआ, कब हुआ था? कौन सी ईयर में हुआ था बंगाल का विभाजन? बताइए। मैंने आपको पढ़ाया, पॉलिटी में भी मैंने डिस्कस कराया, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी आने वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे। पुराने सेशन में बताया हुआ है बंगाल का विभाजन 1905, है ना। फिर नहीं 1905, ये 1905 1906 ये कहा जाता है बंगाल का विभाजन। और जब ये बंगाल का विभाजन हुआ किस ग्राउंड पर? तो इन लोगों ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर, बट इन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया, ग्रुप को आपस में डिवाइड कर दिया, जिससे कि लड़ाई झगड़ा करवा सके। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब देखो गलतियां, देखो आप द हिंदू के एडिटोरियल में गलतियां बता रहा हूं मैं आपको। अगर लोग एडिटोरियल के भरोसे रहोगे, राइट, तो गड़बड़ी भी हो जाएगी। तो आर्टिकल 51 है, बिल्कुल सही है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, मैं आप लोग को पूरी चीज पढ़ा ही चुका हूं। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? बताओ, आप लोग आंसर दो, जो मेरे जीएस बैच के स्टूडेंट है, फटाक से। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सी ईयर का है? 1976, है ना। 1976 का ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 51 है, हम लोग, मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें जो है वो शामिल की गई, और बाद में उसको अमेंड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ना कि 2010। तो इसमें ये लिखा गया कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो हार्मनी को प्रमोट करें, कॉमन ब्रदरहुड का सेंस जो है वो सभी लोगों में बढ़ाएं, कि भाईचारा बढ़ाएं। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। फिर सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि फ्रेटर्निटी इज अ ड्यूबियस वर्ड विच मे बी यूज टू डिनोट बोथ, यानी कि दो तरफा वर्ड है ये, इमोशन भी और प्रिंसिपल भी, दोनों को जो है ये बोलता है, दोनों के बारे में बात करता है, बट इज परहैप्स जनरली यूज टू डिनोट इमोशन रेदर देन प्रिंसिपल। तो फ्रेटर्निटी एक प्रिंसिपल नहीं है, ये एक इमोशन है। जो चीज आप लिखेंगे कि भाईचारा एक इमोशन, देखो कितना बढ़िया सेंटेंस मिल रहा है आपको मेंस में लिखने के लिए, बिल्कुल नोट डाउन करिए आप। द इमोशन ऑफ लॉयल्टी टू द स्टेट, कि हमारे राज्य के प्रति हमारा लॉयल्टी का। भाई आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आपके पास जो है वो आपके अंदर इमोशन नहीं होंगे, तब तक जो है वो आपको जो है वो इमोशन। अभी रुक जाओ रविंद्र, मैं आपसे बात करता हूँ, एक बार आर्टिकल खत्म करने दो, इन बिटवीन नहीं, थोड़ा सा आप लिख लेना एक बार, ये मैं खत्म कर लूं फिर बात करूंगा। रुको, तो देखो इमोशन मतलब समझ रहे हो किस तरीके के इमोशन की यहां पर जो है बात हो रही है, कि भाई आप सिविल सर्विसेज की जो है वो तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी में अनटिल अनलेस कि आपके अंदर कोई इमोशन नहीं होगा तब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, इमोशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनने बोला कि भाई अब देखो भाईचारा ही होता है ना, समटाइम्स यू नो, लोग बात कई बार दोस्ती करते हैं, दोस्तों में भी आपका बेस्ट फ्रेंड होता है जिससे आप इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हो, सही गलत? दोस्तों में भी एक बेस्ट होता है जिससे आप इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड होते हो, और जिनसे कनेक्टेड नहीं होते वो दोस्ती भी सिर्फ हाई हेलो टाइप की होती है, देखकर स्माइल कर दिया वरना चले गए। समझ रहे हो बात को? तो इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो लॉयल्टी का इमोशन स्टेट के प्रति, नेशनलिज्म का इमोशन नेशनल सोसाइटी के प्रति, तो इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया बात कही है सर अर्नेस्ट बार्कर ने, ठीक है। और क्या है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर? इक्वलिटी इन लॉ डज नॉट नेसेसरली मीन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून सभी के लिए,
एक समान हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, तो दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट, कि सभी को इक्वली जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। तो कानून में इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि कानून मतलब सभी को जो है वो इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इट हैपन समटाइम। अगर आप सोचो, अगर ब्रदरहुड का सेंस नहीं है, ये उस सेंस में कहा गया है कि अगर ब्रदरहुड का जो है वो सेंस नहीं है, तो समटाइम्स आर्बिट्ररी प्रैक्टिसेस होती हैं। आर्बिट्ररी मतलब समझते हो? मनमानी प्रैक्टिस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस। ठीक है, ठीक है, बस ये चीज हम लोग को इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिली। तो ये क्या है कि आर्टिकल में बिल्कुल भी वो मत करना, इसमें जो कई बार फैक्ट्स वगैरह होते हैं ना, एक बार फैक्ट्स तो ऐसा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, भले ही आपको कितना भी रटा हुआ है, कितना भी याद है, आप फैक्ट को रिवाइज करो, तुरंत एक बार बुक से देख लो, तो उससे क्या रहेगा कि आपका बिल्कुल फैक्ट जो है वो सॉलिड हो जाएगा। अब रविंद्र, आप पूछ सकते हो मुझसे, रिक्वेस्ट रेज करो, रिक्वेस्ट रेज करो, जल्दी करो, जल्दी आगे बढ़ना है दूसरा आर्टिकल में। हाँ रविंद्र पूछो। सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, पूछिए। सर, कृपल ने जो व्यू दिए हैं वो प्रियम्बल के ऊपर दिए हैं या फर्टिनिटी के ऊपर दिए हैं सर? फ्रेटर्निटी, मेनली फ्रेटर्निटी, प्रियम्बल नहीं, फ्रेटर्निटी, ओवरऑल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर दिया हुआ है। तो उन्होंने अलग अलग चीजें जो है वो सामने रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रदरहुड का सेंस जो है वो नहीं है। तो ये उस टाइप का व्यू था, बट जो मैंने आपको लाइन बताई है, सेंटेंस बताए हैं, उस सेंटेंस पर मेनली जो है वो आपको फोकस करना है। जैसे आचार्य कृपलानी का सेंटेंस, अर्नेस्ट बार्कर का सेंटेंस। तो जब भी फ्रेटर्निटी से रिलेटेड टॉपिक कोई आता है, ब्रदरहुड से या इक्वलिटी से या यूनिटी से रिलेटेड टॉपिक आता है, अगर आप ये चीज घुसेड़ देंगे अपने आंसर में, तो आपका आंसर बहुत अच्छा दिखाई देगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? कौन बताएगा कि गिग वर्कर्स कौन होते हैं? बताइए, गिग वर्कर्स हम लोग किसको कहते हैं? देखो, ये वो वर्कर्स होते हैं कि जो परमानेंट जॉब में नहीं रहते, परमानेंट जॉब में नहीं रहते, ये वो वर्कर्स होते हैं। या आप कह सकते हो फॉर्मल जॉब वाला इनका सिनेरियो नहीं होता, लाइक कि कोई आर्टिस्ट है, राइट, तो वो गिग वर्कर है। हॉकर्स वाले, यस, गिग वर्कर्स आप कह सकते हो, राइट। तो गिग वर्कर्स ये हम लोग को देखने को मिलता है। एस्टिमेट लगाया गया कि 8 मिलियन लोग, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 8 मिलियन यानी कि 80 लाख, 80 लाख लोग जो है वो मतलब ऐसी इंडस्ट्री में जो है वो इन्वॉल्व है, जो गिग वर्क की इंडस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है। और गिग वर्क जो है वो मेजर सोर्स है जॉब का युवाओं के लिए इंडिया में, राइट। अब देखो, प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी गिग वर्कर्स को जो है वो क्या फेस करनी पड़ती है, तो इंडिया के अंदर, एक मिनट, ये भी थोड़ा सा पीछे चल रहा है। 8 मिलियन मतलब 80 लाख, और मैंने आपको बताया कि 80 लाख लोग जो है वो गिग वर्क में जो है वो इन्वॉल्व है, और गिग वर्क मेजर सोर्स है इंडिया के अंदर युवाओं के लिए जॉब्स का। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गिग वर्कर्स को जो है वो फेस करनी पड़ती है वो क्या है, तो इंडिया के अंदर है चीप लेबर फोर्स। तो कई बार ये भी होता है कि गिग वर्कर्स जो होते हैं कम पैसों के कारण जो है वो काम ही नहीं करते, यार इससे अच्छा तो मैं काम ही ना करूं, इतने में तो नहीं हो पाएगा। होता है ना समटाइम्स, लोग ये नहीं सोचते कि भाई थोड़ा ही मिल जाए, नहीं, मुझे तो पूरा ही चाहिए। तो वो वाली चीज भी एक हम लोग को, अब वो उसमें अच्छाई भी है, उसमें बुराई भी है, दोनों ही चीजें, राइट। एनीवेज, बट सबकी अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है कि आपको जो काम मिल रहा है तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, काम करो। काम नहीं मिलने से अच्छा तो काम मिल रहा है वो ज्यादा बेटर है ना, ठीक है, कम प्राइस में मिल रहा है, कोई बात नहीं। आपका काम अगर आप बेस्ट टू बेस्ट करोगे ना, वही कम प्राइस में, अगर आप एक अच्छी सर्विस दे दोगे, तो जिस कस्टमर को आपने कम प्राइस में वो अच्छी सर्विस दी है, वो 50 लोगों को और आपको रिकमेंड करेगा, 50 लोगों को और रिकमेंड करेगा, और आपके लिए पीठ पीछे भी अच्छा ही बोलेगा कि नहीं यार, ये इससे जो है वो काम करवाना है, ये बहुत सही काम करता है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपका बिजनेस बढ़ ही रहा है। वहीं अगर आपने एटीट्यूड कस्टमर को दिखा दिया, मैं इतने में नहीं करूंगा, मैं नहीं करने वाला इतने, छोड़ो, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो थोड़ा ना फिर आपको किसी के पास रिकमेंड करेगा।
कोई पूछेगा भी उससे आपके बारे में, बिजनेस के बारे में, मना कर देगा, अरे उसके मत जाओ, सब आदमी है, यही होता है। इवन इन कंपनीज ऑल्सो, लोग जाते हैं कंपनी में जॉब के लिए, रेज्यूमे देते हैं, एचआर बुलाता है, बोलता है इतनी सैलरी, थोड़ा ऑन टेबल नेगोशिएट कर लो, बट समटाइम्स पीपल डू नॉट नेगोशिएट भी करते हैं। अब उनको 50,000 रुपए चाहिए महीने का, अब उनको मिल रहे हैं 20,000 रुपए महीना, तो वो बोलते हैं अरे 20,000 रुपए थोड़ा के लायक हूं मैं। अरे भाई तू काम तो कर ले 20,000 रुपए में उस कंपनी के लिए, एक बार तू एक महीना काम करेगा उस कंपनी के लिए 20,000 रुपए महीने में, और बेहतरीन काम कर दिया, तो कंपनी वाला नेक्स्ट मंथ आपको ऑटोमेटिकली 40 देगा, और अच्छा काम करोगे 50 देगा। कंपनी को अपनी अहमियत तो बता दो कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो गए उस कंपनी के लिए। आपने काम करके दिखाया नहीं उनको अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में, और पहले आप सैलरी की बात कर रहे हो क्या? ये मेरी थिंकिंग, अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है। ये गिग वर्कर्स को चैलेंजेस आते हैं, तो गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता एज अ वर्कर के तौर पर। और आजकल तो काफी सारी कंपनी ये गिग वर्कर वाले पे ही जो है वो ज्यादा काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? क्योंकि उससे फायदा होता है। किस प्रकार का जो है फायदा होता है? कंपनीज को जो है वो वर्कर्स के रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता, इसलिए आउटसोर्स करा देते हैं। गिग वर्कर को एज अ पार्टनर के तौर पर रख देते हैं। पार्टनर के लिए थोड़ा ना कोई राइट्स है, अधिकार है ना? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनी इस प्रकार की हरकतें करती है। फिर गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023, ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है, राजस्थान की तरफ से आ रहा है। ये राजस्थान एक कानून लेकर आ रही है, और अगर ये राजस्थान कानून लेकर आ गई तो गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी, और उसके लिए एक वेलफेयर बोर्ड जो है वो तैयार होगा जो कि पॉलिसी बनाएगा। उनकी शिकायतें जो है वो दर्ज होंगी, तो मतलब गिग वर्कर्स को जो है वो फॉर्मल अप्रूवल जो है वो मिलेगा राजस्थान के अंदर, और राजस्थान ये प्रैक्टिस करेगा तो उसको देखकर दूसरी स्टेट भी जो है प्रैक्टिस करेंगी। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली जो है वो कुछ कोड्स लेकर आए थे, राइट? आपको पता है ना, 4 लेबर कोड यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से था। तो एक कोड जो था वो सोशल सिक्योरिटी पर था, जिसने अलाउ किया था कि गिग वर्कर्स को भी जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट आर्टिकल ये काम का नहीं है अपने लिए, जॉय बिल्डिन का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? कि 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है ये खड़े होंगे, बस। अब ये वाली न्यूज के बारे में बात करें तो ये ये एडिटोरियल जो है, ये आर्टिकल जो है, इस पर मेनली फोकस जो है वो किया गया है वर्चुअल जो करेंसीज होती हैं, जैसे बिटकॉइन हुआ, डिजिटल करेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इनको रेगुलेट करने के लिए जो है वो क्या प्रोविजंस हैं, वो चीज इसमें जो है वो लिखी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कुछ दिनों पहले, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसमें एक अभी रिसेंटली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा कि जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के एक्सचेंज होते हैं, राइट, ट्रांसफर होता है, राइट, वर्चुअल डिजिटल एसेट का, राइट, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट का, तो उनको रेगुलेट किया जाएगा, राइट, उनको भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में जो है वो रखा जाएगा। तो बस ये वाली एक चीज थी छोटी सी, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। हालांकि IMF, FATF इन्होंने भी जो है वो कई बार मेजर्स लेने की जो है वो बात करी है, राइट। बस इसमें और कुछ नहीं है। एक फाइनेंशियल लिख लो, आप एक चीज लिख लो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसके बारे में जो है वो मेरा एक टास्क है, इसके बारे में जो है वो आपको आज पढ़ना है, और उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाकर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में जो है वो डालना है, राइट। और आपको पता ही है कि इंडिया की इस साल G20 की प्रेसिडेंटशिप हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, राइट, ठीक है। ये ओपिनियन वाला कॉलम हमारे लिए उतना कुछ खास जो है वो रहता नहीं है, बहुत कम चीजें। ये वाली जो रिपोर्ट आई है इंडिया के अंदर कि किस प्रकार से वाटर बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट, यूटिलाइजेशन हुआ है, ये आंकड़े वगैरह UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं होते। अब देखो, मुझे कोई बताएगा ये चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट 1986 का, ये कहां पर हुआ था, कौन सी कंट्री का ये? अच्छा, अभी पीछे चल रहा है थोड़ा सा, बताओ जरा ये कौन सी कंट्री का है? और एक जापान नहीं, यूक्रेन का है। और इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, इंडिया ने लागू किया इस कानून को, और इस कानून में अपर लिमिट जो है वो 500 करोड़ रुपए की हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। मतलब कोई भी डैमेज होता है तो कंपनी 500 करोड़ रुपए का कंपनसेशन जो है वो देगी, और इसके ऊपर का जो है फिर वो सरकार जो है वो देती है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में बस रखिएगा, बाकी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में और कुछ नहीं है।
अब नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल वो सेम सेक्स मैरिज वगैरह को लेकर हम लोग को नहीं सॉरी, हाँ वो सेम सेक्स इसको लेकर ही है, ये एक वो है क्या बोलते हैं स्टोरी वगैरह है जो आप लोग के लिए काम की नहीं है। ये अटैक जो हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, तो ये चीज जो है वो हमने देखी, राइट। इस तरीके की न्यूज वगैरह जो होती है वो आप लोग के लिए जो है वो काम की नहीं है। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में हमने ऑलरेडी जो है वो देख लिया, राइट। ट्रिपल तलाक का मामला आपको पता है कि, एक मिनट नहीं अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है। ट्रिपल तलाक जो है वो 2019 में आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्लियर कर दिया था कि ट्रिपल तलाक जो है वो कोई भी मुस्लिम मेन जो होगा अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे सकता है 3 बार तलाक बोलकर, और अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि 3 साल की जो है वो जेल होगी, उसको 3 साल की जेल होगी। ये 3 साल की जेल वाला प्रोविजन बस ध्यान में रखो। और अभी न्यूज ये आई है कि अभी भी जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये मुद्दा जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। एनएक्रोनिस्टिक किस चीज को बोलते हैं? ओल्ड फैशन यानी कि पुराने फैशन। तो इंडिया जो है उसने यूनाइटेड नेशन के बारे में बोला है कि यूनाइटेड नेशन का सिस्टम जो है वो ओल्ड फैशन है, पुराना है, और उसमें रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 120 वर्ड्स में इसका आंसर अभी के भी आप आज ही लिख कर जो है वो भेजिएगा टेलीग्राम पर। क्वेश्चन ये है कि क्या रिफॉर्म्स, क्या सुधार जो है वो यूनाइटेड नेशन में लाने की आवश्यकता है? तो आप यूनाइटेड नेशन के बारे में पहले लिखेंगे, फिर यूनाइटेड नेशन में क्या सुधार जो है वो लाए जाएं, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। स्पेशली जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट्स होती हैं वो बढ़ाई जाए, जो P5 जो हम लोग को देखने को मिलती है उसमें और भी कंट्रीज को शामिल किया जाए। G4 का जिक्र जरूर कीजिएगा P5 के अलावा। ये सब क्या है तो ये पहले भी हालांकि मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, बट जो लोग नए जुड़े हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके जो है वो आपको चीजें कनेक्ट होने लगेगी, समझ में आने लगेगी। देखो रिक्यूजल से रिलेटेड लगातार न्यूज आ रही है, तो ये चीज जो है वो अच्छे से आपको ध्यान में रखनी। कल परसों ही हमने पढ़ा था रिक्यूजल ऑफ जजेस के बारे में कि कोई भी अगर जज किसी केस में उसको लगता है कि वो प्रॉपर जजमेंट नहीं दे पाएंगे तो वो उस केस से हट जाते हैं, रिक्यूज कर लेते हैं अपने आप को। सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, कोई बताएगा? सॉलिसिटर जनरल ये अटॉर्नी जनरल के जो है वो नीचे आते हैं सॉलिसिटर जनरल, राइट। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल, और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हम लोग को देखने को मिलता है। और अटॉर्नी जनरल जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो है आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर, राइट। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान में रखना। और ये पॉलिटी के फैक्ट्स हैं, और आपको ऑलरेडी पॉलिटी जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब उसमें ये पूरी चीज जो है वो कवर अप करवाई थी, और अभी चल ही रहा है वैसे तो पॉलिटी के टॉपिक्स। तो ये सॉलिसिटर जनरल, तो इन्होंने जो है वो कहा है कि भाई राइट टू मैरी जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, राइट, यानी कि 100% राइट नहीं भाई, जिसको मैरिज जो है वो नहीं करनी वो मना करे, राइट। अब ये सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वो प्रोविजन जो केसेस जो लाए जा रहे हैं तो उस पर ही कंटिन्यू ये स्टेटमेंट एक हम लोग को देखने को मिल रहा था। बट इसमें आपको सॉलिसिटर जनरल जो है वो पता होना चाहिए। बाकी सेम सेक्स मैरिज के बारे में कल भी जो है हमने जो है वो चर्चा करी थी कि हमारी कंट्री के अंदर 370 जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर सेक्सुअली इन्वॉल्व है सेम जेंडर के साथ तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बट मैरिज से रिलेटेड अभी तक कोई प्रोविजन नहीं है जिस पर जो है वो अभी सुनवाई जो है वो हो रही है कोर्ट में, राइट, ठीक है। अब देखो हमने डिस्कस किया था, अरे यार ये बार बार इस पे क्यों डिस्प्ले करता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने ब्लूटूथ भी बंद कर दिया फिर भी क्या दिक्कत है, वाईफाई भी बंद करना पड़ेगा क्या, पता नहीं किसका नंबर है। अब देखो ये फिर भी पता नहीं, किसी को पता हो तो बताना यार। अपने पास है एप्पल के पूरे इकोसिस्टम है, अब वो एप्पल का फोन यहाँ बजता है और डिस्प्ले हर जगह होने लगता है। मैंने हालांकि अभी ब्लूटूथ वाईफाई सब बंद कर दिया है। तो देखो एमपी एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है आर्टिकल 102 के तहत। हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है क्या क्या ग्राउंड जो है वो होते हैं, जैसे कि अगर वो दिवालिया घोषित हो गया, इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, अनसाउंड माइंड का हो, राइट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
उसका हो, राइट। तो ये सब कुछ चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 मैंने आपको पढ़ाया था ना बीच में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत भी हम लोग को देखने को मिलता है कि क्या एमपी को डिस्क्वालीफाई करने की जो है बात की गई है। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ। तो एमपी के एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बताया गया कि सिर्फ 50%, 50% ही पैसा जो है वो मतलब इंश्योरेंस जो है वो क्लेम हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो प्रधानमंत्री लोगों के बैंक अकाउंट ओपन करवाए गए, याद आ रहा है आपको? प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू लोगों के बैंक अकाउंट, लिख लो, बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाए गए। लोगों को जो है वो जीरो बैलेंस और जीरो चार्ज वाला ये बैंक अकाउंट जो है वो था। और किस पर्पस के लिए थे? कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, कि लोगों को जो है वो बैंकिंग सेक्टर से जो है वो जोड़ना है। इसमें एक और चीज थी कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख रुपए तक का फ्री में दिया गया, राइट। तो ये चीज थी। माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट, ओडी, माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट, ये सब फैसिलिटीज जो है वो इस स्कीम में शामिल जो है वो की गई, राइट। तो ये प्रधानमंत्री जीरो बैलेंस वाला यस जनधन योजना, ठीक है। मन की बात से रिलेटेड टॉपिक है, पहले भी हम लोग इसको जो है वो कवर कर चुके हैं, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, एक यूनियन कैबिनेट ने जो है वो अप्रूव करी है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 को अप्रूवल जो है वो दिया है यूनियन कैबिनेट ने। और किस पर्पस के लिए जो है वो किया गया है? कि जिससे कि एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी और इनोवेशन, ये ऑब्जेक्टिव्स, पब्लिक हेल्थ के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो सके, कि सस्ते रेट में लोगों को अच्छे डिवाइस, मेडिकल डिवाइस है वो मिल सके, सस्ते रेट में सबको मिल सके, मिल सके, बेटर मिल सके, मिल सके और नए नए इनोवेशन हो सके। तो उसके लिए नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी हम लोग को देखने को मिल रही है। अगले 5 सालों में बताया जा रहा है कि ये सेक्टर जो है, यानी कि मेडिकल डिवाइस का सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा, 11 बिलियन यूएस डॉलर से 50 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो हो जाएगा, यानी कि अच्छा खासा स्कोप है मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर, ठीक है। सॉरी, बाकी इंटरनेशनल न्यूज उतनी कुछ खास काम की नहीं है। एक ही बस न्यूज जो है वो काम की आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो आने वाले समय में मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को पोजेस करेगा। बताया जा रहा है कि चाइना जो है 2035 तक 1500 न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास होने वाले हैं, जो कि आज की रेट में करीब सॉरी 350 है। तो 1500 न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे चाइना के पास 2035 तक। तो ये एक चीज है। और ये सिप्री ने अपनी जो रिपोर्ट थी इसकी, उसमें जो है वो इसके बारे में जो है वो जिक्र किया, ठीक है। अब एक और चीज है, मुझे मेरे यहाँ आपसे क्वेश्चन है, जो हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी पर क्या टैक्स लगता है? इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगता है क्या? यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगता है? जी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स जो है वो नहीं लगता। क्या? इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स जो है वो नहीं लगता, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अभी हो ये रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को कह रही है कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर टैक्स वगैरह मत लगाओ, सॉरी, उससे रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। पेटेंट फाइलिंग जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ गई है, बहुत अच्छी न्यूज है ये। पेटेंट फाइलिंग का मतलब जो है वो सिंपल, क्योंकि देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके जीएस पेपर 3 का एक पार्ट है, और इसमें देखो जो है वो देखने को मिलता है कि पेटेंट्स भी इसमें शामिल है। और पेटेंट्स क्या होते हैं? आप कोई जैसे दवाई है, राइट, मेडिसिन है, वो आप बनाते हैं तो उस पर आपको अपना पेटेंट जो है वो मिल जाता है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो नए नए इनोवेशन, इसका मतलब ये है कि नए नए इनोवेशन इंडिया के अंदर जो है वो होते आ रहे हैं और लोग अपने इनोवेशन को सिक्योर कर रहे हैं। बाकी ये सब कंपनी से रिलेटेड न्यूज आपके लिए काम की नहीं है। तो आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी क्लास आपको अच्छे से जो है वो समझ में आई होगी। 1-2 दिन में हम लोग एक और सेशन जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें मैं रेगुलर बेसिस पर कभी आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, कभी कुछ और न्यूज जो है वो अलग से आपको जो है वो बताऊंगा। तो वो 1 घंटे की अलग से भी एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास मान लो आप, बट वो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो 1-2 दिन में हम लोग जो है वो इसी में ही शुरू करेंगे, करंट अफेयर्स के बैच में, ठीक है। बाकी ठीक लग रहा है हिंदू एनालिसिस?
हाँ रविंद्र। एथिक्स जो क्वेश्चन दिए थे, जो मैंगो थेफ्ट वाला जो क्वेश्चन दिए थे, रविंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है, कम। एथिक्स का जो क्वेश्चन दिए थे ना सर, मैंगो थेफ्ट वाला हाँ जो, उसको दो साइड का व्यू देंगे तो होगा ना सर, ना सिंगल साइड ही व्यू करेंगे? नहीं नहीं, आपको बैलेंस व्यू करते हुए चलना है, बैलेंस व्यू जो है वो बना के चलिए। ठीक है सर। मतलब दोनों साइड को जो है वो लिख दीजिए, बट आप किसको फेवर करते हैं ज्यादा, उसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट, बस एक सिंगल पॉइंट जो है वो लिख देना। ठीक है सर। ठीक है। यहीं पे भी आर्टिकल और या कुछ? आईपीसी ये सब जोड़ना पड़ेगा ना सर? हाँ, आर्टिकल वगैरह जोड़ोगे, फंडामेंटल राइट्स वगैरह के, या कुछ कानून वगैरह जोड़ दोगे तो और अच्छा रहेगा, आंसर फैक्चुअल अच्छा दिखाई देता है। सर कल का जो क्वेश्चन दिए थे उसके बारे में थोड़ा डाउट था सर। हाँ, क्या डाउट है बताओ। आपने जो बोले थे ना सर, जब आप डीएम हो गए या आईपीएस भी हो गए तो पब्लिक के ऊपर आप हाँ, केस कर सकते हो। वो केस कहाँ पे करेंगे सर? केस कहाँ पे होगा? केस कहाँ पे मतलब? कोर्ट के मतलब सामने, डायरेक्ट कोर्ट। डायरेक्ट आप खुद कोर्ट ही में? एक इन्वेस्टिगेटिव, आप खुद ही इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हो, आप आईपीएस हो, तो मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एसपी बने हुए हो, एसपी कार्यालय में हो, तो भाई आप एसपी कार्यालय भी तो कंप्लेन अपने पास जो है वो रखता है, नहीं रखता क्या? हाँ सर। एसपी भी तो कंप्लेन अपने पास रखता है, तो आप अपने पास कंप्लेन रजिस्टर कराओगे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को बोलोगे इन्वेस्टिगेट करे और कोर्ट में वो प्रस्तुत कर दोगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, तो कलेक्ट्रेट पे भी तो कंप्लेन आती है, तो आप अपने ऑफिस पर ही, ऑफिस से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो। आपका खुद का ऑफिस एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस है, कंप्लेन आप नहीं करोगे, कंप्लेन आप खुद ले लोगे। अब देखो, ममता बनर्जी ने, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, इन्होंने अभी क्या ऑर्डर किया कि जिन्होंने भी थाने को जलाया है उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लो, तो कहां से ऑर्डर आया? सीएमओ से ऑर्डर आ गया। ये सब का स्टोरी इंक्लूड करेंगे कि सर वहीं पे भी? करिए, बिल्कुल करिए, यही तो है, मैं आपकी प्रैक्टिस यही तो करवा रहा हूं। ठीक है सर। और नित्या, हाँ, टाइम फिक्स, टाइम तो सुबह का ही रखना है अपन को, 7 बजे का ही टाइम जो है वो रहेगा। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी डाउन हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठा आज, इसलिए मैंने आपको मैसेज जो है वो कर दिया था। जैसे आप देख रहे हो, छींक भी रहा हूं मैं अभी, और थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसलिए आज मॉर्निंग का मैंने शेड्यूल जो है वो चेंज किया है। चलो, अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलते हैं हम लोग कल करंट अफेयर्स लेक्चर में। और अभी हम आप लोग की जीएस की क्लास होगी शाम में 4:30 बजे, और एक क्लास एक्स्ट्रा मैं आपकी बढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्दी। टाइमिंग तो अपन सुबह का ही रखेंगे, 7 बजे का, 7 से 7:30। अब देखो क्या होता है इसमें, आर्टिकल्स का मैं आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग में ही करेंगे अपन, मॉर्निंग में ही करेंगे, वो टाइम बिल्कुल फिक्स्ड है। मेरी क्या थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, इसलिए मैं लेट उठा आज, इसलिए मैंने आप लोग को मैसेज कर दिया। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहो, वो भी अपडेट होता है मैं वहां पर दे देता हूँ। अभी तो इसमें ऐसा है ना कि कई बार आर्टिकल कितने बड़ा आ रहा है, उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो मुझे आपको अलग से बतानी है, नोट्स लिखवाने हैं, तो मैं अलग से पहले प्रिपेयर करता हूँ, तो उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है। अब द हिंदू न्यूज़पेपर सुबह मेरे ख्याल से 4:30 पौने 5 बजे तक आ जाता है ऑनलाइन। अब बहुत कम टाइम रहता है, अब उस कम टाइम में पूरी चीज कवर करके लाइव जो है वो आना है, और अपन अपना ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अच्छे से पूरी चीज कवर कराए, ऐसा थोड़ा ना कि हड़बड़ी में भाग गए, जो जनरली लोग करते हैं, तो वो अपन को करना नहीं है ना। चलो, वो थोड़ा सा टाइमिंग में आपको अपडेट कर दूंगा, मॉर्निंग में ही होगी क्लास। ठीक है, चलो, जय हिंद।